नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच संडे ऑफ बीट में आप सबका स्वागत है। आज एक खास कॉन्स्टिट्युएंसी, एक खास जगह पर आपको मैं ले चलूंगी और देखिए कि यहां पर ऐसा क्या है जिसने इतने समय से इस पूरे इलाके को, जो ठंडा शांत दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक माना जाता है, उसमें इतनी गर्मी पैदा कर रखी है। इस कदर गर्मी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पसीने छूट रहे हैं। यह है लद्दाख। जी हां, लद्दाख। लद्दाख में पिछले 50 दिन से अधिक हो गए एक आंदोलन को चलते हुए। 53-54 दिन खुले आसमान के नीचे लद्दाख की अच्छी खासी जनता बैठी रहती है और मांग करती रहती है मोदी सरकार से, उन्हें याद दिलाती रहती है कि मोदी जी, आपने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे तो कम से कम पूरा कर दीजिए। जी हां, बिल्कुल सही आपने समझा। मैं यहां जिक्र कर रही हूं सोनम वांगचुक का, जिनके नेतृत्व में यह लंबा आंदोलन चल रहा है 6 मार्च से लेकर अभी तक, जिसमें 21 दिन भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे और उसके बाद से आज तक लगातार क्रमशः लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। यानी भूख हड़ताल चली जा रही है। और आप देखिए, इस तरह से समूह में जो भूख हड़ताल चल रही है, इतने बड़े जो मेमोरियल है वहां पर खुले आसमान के नीचे लोग दिन रात एक कर रहे हैं, उसका क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट है, कोई है भी या नहीं है? तत्काल रूप से देखिए तो एक इंपैक्ट जो दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सिटिंग एमपी को चेंज करना पड़ा। इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी जामयांग सेरिंग को नहीं उतारा। उन्होंने दांव चला एक ऐसे कैंडिडेट पर जो लद्दाख के यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के पक्ष में लंबे समय से बैटिंग कर रहे हैं। 1997 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए यानी पुराने खिलाड़ी हैं। हालांकि उम्र उनकी बहुत कम है, 48 साल है खाली, ताशी गायसोन को। अब देखिए, ताशी जिस तरह से अपनी बैटिंग करना शुरू करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जिस तरह से उसकी जमीन जा रही थी और तकरीबन तय माना जा रहा था कि लद्दाख की सीट, एक ही संसदीय सीट है, वह उसके हाथ से चली जाएगी। अब कम से कम कंपटीशन लोकल लोगों के हिसाब से वापस आ गया है। तो आइए देखिए मेरे साथ संडे ऑफ बीट में देश के एक खूबसूरत इलाके में चल रहे बेहद खूबसूरत, बेहद जरूरी आंदोलन को, और देखिए इतनी सुंदर घाटी में वहां के लोग क्या मांग कर रहे हैं। तो देखिए, यह जो खूबसूरत इलाका है, जो अपनी खूबसूरत फ्रेजाइल इकोलॉजी के लिए दुनिया भर में माना जाता है, वहां पर यह शख्स सोनम वांगचुक, जो अभी तक दूसरे कामों के लिए जाने जाते रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते रहे हैं, शिक्षा में बेहद जरूरी परिवर्तन के लिए जाने जाते रहे हैं, अनगिनत ढंग से क्लाइमेट रक्षा में उतरे हुए एक्टिविस्ट के रूप में इनकी पहचान होती है। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इनका नाम है। आखिर यह इस तरह के प्रदर्शन पर बैठे तो बैठे क्यों, यह इनकी जबान ही सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन संक्षेप में मैं बस इतना कहूंगी कि जब सोनम वांगचुक अपना रोज एक वीडियो डालते हैं और जिसमें कहते हैं नमस्कार, जूले, सलाम, तो लगता है वाकई जो शब्दों की मिठास है वो इस इलाके की खासियत है। और आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए हैं, खास तौर से जिस तरह से उन पर आरोप लगना शुरू हुए, क्योंकि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में यह जो आंदोलन चल रहा है, इसका पॉलिटिकल असर पड़ रहा है जमीन पर। लोग बेतरह नाराज हैं, लद्दाख के लोग। जितने भी पत्रकारों से मैंने बातचीत की, जितने भी स्थानीय लोगों से मैंने बातचीत की, सबका कहना है कि मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर लद्दाख के साथ धोखा दिया। और तो और वे ये भी कहते हैं कि अरे कम से कम किसी रिप्रेजेंटेटिव को तो भेजना चाहिए था। इतना बड़ा भूख हड़ताल का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें एक दिन
सोनम वांगचुक बैठते हैं, फिर महिलाएं बैठती हैं, फिर युवा बैठते हैं, फिर मॉन्क बैठते हैं, और अब जो आपको दिखाई दे रहा है वो वहां के मुसलमान बैठे हुए हैं। यानी जो कंपोजिट कल्चर है लद्दाख का, लेह लद्दाख कारगिल के पूरे इलाके का, जिसमें अक्सर तनाव रहा करता था, उसे जोड़ने का काम इस आंदोलन ने किया है। और इस आंदोलन पर जिस तरह के हमले हुए हैं उसमें सबसे पहले देखिए यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में सोनम वांगचुक बताते हैं कि किस तरह से उन्हें एक पत्र मिला और उस पत्र में क्या लिखा था। संक्षेप में देखिए यह वीडियो। सरकार की तरफ से यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्टर, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी आए, उन्होंने सभाओं में कहा और उन्होंने मुझे तो व्यक्तिगत एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था हम आपका 6वें शेड्यूल में पूरी तरह तैयार हैं करने के लिए। उसी तरह नेशनल कमीशन फॉर एसटी, उनके बैठकों में मिनट्स में हैं कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लिया जाएगा। उसी तरह लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सब ने यही आश्वासन दिया कि ये होगा लद्दाख के साथ। और देखिए देश के इस हिस्से में बैठा एक शख्स इस बात से परेशान होता है कि उसे चाइनीज एजेंट कहा जा रहा है, उसे विदेश से फंडिंग लेकर आंदोलन करने वाला बताया जा रहा है। यानी अभी तक की जो उसकी पूरी कमाई है उस पर सब लीपापोती करके सिर्फ और सिर्फ उसे एंटी नेशनल के तौर पर पेश किया जा रहा है। और वह मजबूर होता है यह कहने के लिए कि अरे भाई, लद्दाख के लोग सबसे ज्यादा लड़ते रहे हैं चीन से, और चीन से ही दो हाथ करके अपनी जिंदगी और अपनी जमीन बचा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालता हूं जैसे ये वाला, तो कमेंट्स में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे ट्रोल्स आते हैं जो मुझ पे कई इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसमें से कि एंटी नेशनल हूं मैं, या चाइनीज़ एजेंट हूं, या CIA एजेंट हूं। कभी कभी कहते हैं सोरोस फंडेड हूं या फिर चाइनीज़ फंडेड हूं। अब सोरोस साहब का तो मैंने नाम ही सुना है, मुझे कुछ नहीं पता है। ये जो चाइनीज़ फंडेड या एजेंट कहते हैं, इससे मेरा ही नहीं पूरे लद्दाख के लोगों को मन को ठेस पहुँचता है, क्योंकि चीन से तो हम भिड़ते आए हैं, भारत की रक्षा करते आए हैं, और ऐसे में ऐसे इल्जाम लगाना लोगों के मन को ठेस पहुंचाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत अहम पहलू उठा रहे हैं, बहुत अहम सवाल है जो अक्सर उत्तर भारत में पूछा ही नहीं जाता है। वह सवाल यह है कि इन पर जो आरोप लग रहे हैं डैम चर्च एड से पैसा लेने का, वह कह रहे हैं कि यह पैसा 25 साल पहले लिया था उनके NGO ने, और उसके डिटेल्स या तो गृह मंत्रालय के पास हैं या फिर उनके पास हैं। तो जो पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी इनके पीछे पड़ी हुई है और लगातार कह रही है कि पैसा यहां से लिया। और एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, मैं आज उसके बारे में बताना चाहूँगा। कई जगह पे मैंने ये देखा है कि आप डैन चर्चेट से फंड लेते हैं। अब ये डैन चर्चेट आप लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा। ये एक डेनमार्क की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो दुनिया में बहुत से देशों में काम करती है, और इनके साथ हमने काम किया था आज से कोई 25 साल पहले शिक्षा सुधार के बहुत ही सुंदर परियोजना के बारे में। 25 साल पुरानी बात जो कि नीचे फाइलों में दबी है, वो या तो सिर्फ हमारे संस्था के फाइलों में है दबी हुई, या फिर गृह मंत्रालय की, क्योंकि गृह मंत्रालय को एक NGO होने के नाते हम हर साल रिपोर्ट भेजते रहते हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि जो 25 साल पुरानी फाइलों में है, हमारी तो हो नहीं सकती है, तो गृह मंत्रालय के फाइलों में है। तो ये जो ट्रोल्स हैं जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके हाथ में ये सूचना कहाँ से आती होगी? मैंने सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय के एजेंसीज के कर्मचारियों से ही सुनी हूँ। वो ट्रोल्स के हाथ में कैसे आती हैं? कैन यू गेस? यह गृह मंत्रालय के पास से आ रहा है। कौन ब्रीफ कर रहा है, कौन यह खबरें दे रहा है, यह बहुत दिलचस्प है देखना, क्योंकि बाकी जगहों पे तो हम देख ही रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो नहीं लिखा है वह भी देश दुनिया को बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस नहीं लिखा है, मानो उन्होंने ही तैयार किया हो ब्लूप्रिंट कांग्रेस घोषणा पत्र का। लेकिन देखिए, इस लद्दाख की एक सीट में अगर उनको परेशानी पैदा होती है, तब वह सोनम वांगचुक जैसे शख्स को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और शायद यह लेसन इसलिए भी जरूरी है,
और इसीलिए हम इस पे स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो लोग आज भी देश में सोचते हैं कि अरे निशाना सोनम वांगचुक पर है, अरे निशाना न्यूज क्लिक पर है, अरे निशाना कांग्रेस पर है, उन्हें इस खुशफहमी से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि दरअसल निशाना हर उस शख्स पे है जो मोदी तंत्र और मोदी सरकार से सवाल पूछता है। देखिए लद्दाख की यह खूबसूरत घाटी क्या सवाल पूछ रही है और भारतीय लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए क्या अहम कदम उठा रही है। शुक्रिया।